हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी कॉन्सेप्ट। मध्य प्रदेश एमपीपीएससी की एमसीक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। और ये एमपीपीएससी के फर्स्ट पेपर की जीके सीरीज है, जिसका ये 7वां वीडियो है। इससे पहले 6 वीडियो आ चुके हैं लगातार, और हर वीडियो में 30 क्वेश्चंस फर्स्ट पेपर के मैं लेके आ रहा हूँ। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो कि एमपीपीएससी 2020 का तैयारी कर रहे हैं। और ये पूरा नए सिलेबस पर आधारित मैं क्वेश्चन सीरीज लेके आ रहा हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखें, और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करें, और साथ ही साथ में मेरा चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट सब्सक्राइब कर लें ऑल नोटिफिकेशन के साथ में, जिससे कि आपको लगातार मेरी इस सीरीज से आप जुड़े रहेंगे और सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। ध्यान रहे, ऑल का जो रेडियो बटन है उसको सिलेक्ट करने के बाद में आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिससे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलेंगे। और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। टोटल 30 क्वेश्चन का कंप्लीट मैं एनालिसिस यहाँ पर लेके आया हूँ। तो चलिए शुरू करता हूँ ये 7th वीडियो एमपीपीएससी 2020 के फर्स्ट पेपर की जीके सीरीज का। ये आ गया पहला क्वेश्चन आपके सामने। किसी पिंड का भार, ऑप्शन आपके सामने है, पृथ्वी के तल पर सब जगह समान होता है, ध्रुव पर सर्वाधिक होता है, विषुवत रेखा पर अधिक होता है, या फिर मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक होता है। तो इसका सही उत्तर क्या है? विच वन इज द करेक्ट आंसर? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ध्रुव पर सर्वाधिक होता है। जो ध्रुव है, जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, ठीक है ना, वहां पर किसी पिंड का जो भार है वो सबसे अधिक होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया। प्रत्यवर्ती धारा को दृष्टि धारा में परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? इन्वर्टर, रेक्टिफायर, ट्रांसफार्मर, या फिर ट्रांसमीटर। तो इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर है रेक्टिफायर। ठीक है ना, प्रत्यवर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने के लिए युक्त करते हैं, वो रेक्टिफायर कहलाते हैं। ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आ गया। गर्म करने का विस्तारण, जो एक्सपेंशन होता है, वो किससे होता है? केवल ठोस पदार्थों में होता है, पदार्थ का भार बढ़ा देता है, पदार्थ का घनत्व जो डेंसिटी है वो घटा देता है, या फिर सभी द्रव्यों और ठोस पदार्थों में समान दर से होता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो कौन सा है? तो इसका आंसर जो है सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, पदार्थों का घनत्व घटा देता है, जो उसकी डेंसिटी है, सघनता है, उसको घटा देता है। किसी भी एलिमेंट को या किसी भी चीज को अगर गर्म करते हैं तो वो उसका डेंसिटी कम हो जाती है। अगला क्वेश्चन आ गया। स्वचालित वाहन निर्वातक में सबसे विषालु यानी कि मोस्ट टॉक्सिक जो धातु होती है, धातु प्रदूषक क्या होता है? कॉपर, लेड, कैडमियम, या फिर मरकरी। तो बताइए, इसका सबसे ज्यादा जो पॉल्यूटेड एलिमेंट होता है, वो मोस्ट टॉक्सिक जो धातु होती है वो कौन सी होती है? वो होती है लेड। ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर। लेड जो है वो सबसे ज्यादा टॉक्सिक होती है, सबसे ज्यादा प्रदूषक होती है, सबसे ज्यादा हानिकारक होती है। ठीक है ना, जो कि विषैला जो टॉक्सिक है उसको रिलीज करती है। अगला क्वेश्चन आ गया। खाद्य पदार्थों के परीक्षण हेतु निम्न में से किस रसायन का उपयोग होता है या फिर प्रयुक्त किया जाता है? सोडियम क्लोराइड, सोडियम बेंजाइट, सोडियम टार्टरेट, या फिर सोडियम एसीटेट। तो इसका आंसर है सोडियम बेंजाइट। इसका उपयोग होता है किसी भी खाद्य पदार्थ की अगर टेस्टिंग की जाती है कि उसमें कितनी मिलावट है, तो उसके लिए सोडियम बेंजाइट का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन आ गया। पेड़ की आयु को पता लगाया जा सकता है किससे? पेड़ की पत्तियों की गणना करके, उसके धड़ पर वलयों की संख्या को गणना करके, या फिर पेड़ की शाखाओं का गणना करके, या फिर उसकी ऊंचाई को माप कर। तो इसका आंसर है उसके धड़ के वलयों की गणना करके। ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर। यानी कि उसमें जो काटते हैं उसके अंदर में जो वलय होते हैं, ठीक है ना, किसी भी एक पेड़ की जो मुख्य तना होता है उसके अंदर में जितने वलय होंगे उनकी कैलकुलेशन करके ही उसकी आयु की गणना की जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया। हम हल्दी उसके पौधे के किस भाग से पाते हैं? तने से मिलता है, जड़ से मिलता है, फल से मिलता है, या फिर फूल से मिलता है? ये बताइए। हल्दी की जो क्रॉपिंग होती है वो कहाँ से हल्दी अपन को प्राप्त होती है? तो वो होती है जड़ से, रूट से, यानी कि जमीन के अंदर से उसको खोदा जाता है। यानी उसका जो पौधा होता है वो तो ऊपर होता है, लेकिन उसके नीचे में ही
हल्दी गांठ के रूप में मट्टी में अंदर जमीन में रहती है, फिर उसको खोदा जाता है, फिर उसको निकाल कर उसको सुखाया जाता है, ठीक है ना। देन उसके बाद में ये हल्दी अपन को प्राप्त होती है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आ गया, फल पकने में सहायक हार्मोन हैं कौन से? जेबरलिन, मार्फिक्टिन, एथिलीन या फिर IBA। फल को पकाने में कौन सा हार्मोन होता है जो कि सहायक होता है, जो उसको पकाता है? तो वो होता है एथिलीन। दिस इज द करेक्ट आंसर, जो कि फल को पकाने में उसकी मदद करता है। अगला क्वेश्चन आ गया, शहतूश शॉल बनाई जाती है हुंगल के बालों से, चिंकारों के बालों से, चिरू के बालों से या फिर मारिनों के बालों से? तो इसका आंसर है चिरू के बालों से शहतूत की शॉल बनाई जाती है, ठीक है। दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आ गया 11वां, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ मिले? कालीबंगा, धोलेवीरा, कोट दीजी या फिर आमरी? तो इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है धोलावीरा। यहाँ पर इसके प्रमाण मिले थे। हड़प्पा संस्कृति के संबंध में जो शैलकृत की स्थापत्य थे वहां पर, उसके प्रमाण धोलावीरा मिले थे। और ये कहाँ पर है? ये है गुजरात में, ठीक है ना। गुजरात में है ये। जो गुजरात का जो कच्छ है, ठीक है ना, जो रण का कच्छ है, वहां पर ये सब जो धोलावीरा में जो शैलकृत के स्थापत्य के प्रमाण मिले हैं, ये वहीं पर मिले हैं। और इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी जेपी जोशी ने। जेपी जोशी ने इसकी खोज की थी। और 19 कब की थी? 1967-68 के बीच में इसकी खोज की थी। फिर उसके बाद में इसको 1990-91 में इसका उत्खनन कराया था। वो किसने करवाया था? डॉक्टर RS बिस्ट ने, ठीक है ना। डॉक्टर RS बिस्ट के द्वारा, ठीक है ना, इसको खुदवाया गया था, ठीक है ना। उसके बाद में इसमें पूरे प्रमाण मिले थे, ठीक है ना। और यहाँ पर उत्खनन के बाद में 7 से लेके 80 मीटर के बीच में, ठीक है ना, जिसकी खुदाई करवाई, तो 7 मीटर से लेके 80 मीटर के आसपास, ठीक है ना, गहराई में ये पूरे के पूरे शैलकृत जल कुंड, ठीक, की भी यहाँ पे प्राप्ति हुई थी, जो पुरानी उस समय हड़प्पा संस्कृति के समय के यहाँ पर प्रमाण मिले, ठीक है ना। और ये भारत की सबसे बड़ी जो हड़प्पा सभ्यता के लोग यहीं पर मिले थे, यानी कि सबसे बड़ी बस्ती धोलावीरे में ही मिली है, ठीक है, भारत में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ स्थित हैं? श्रृंगेरी, द्वारका, जोशीमठ, प्रयाग या फिर B, C या फिर D? तो इसका आंसर कौन सा है बताएं? तो इसका आंसर है C, जोशीमठ, द्वारिका, पुरी और श्रृंगेरी, ठीक है ना। यहाँ पर स्थित है ये, जो आदि शंकराचार्य जी ने यहाँ पर 4 मठ की स्थापना की थी। और जो आदि शंकराचार्य हैं, ये इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था केरल में। कब हुआ था ये? 686 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था केरल में। ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में इन्होंने समाधि ली थी 718 में। 718 ईस्वी में इन्होंने समाधि ली थी, ठीक है ना। और ये समाधि कहाँ ली थी? ये ली थी उत्तराखंड में। ये आपको पता होना चाहिए। केरल में इनका जन्म हुआ था 786 ईस्वी में। 718 में इन्होंने उत्तराखंड में इन्होंने समाधि ली थी। और ये 4 मठों की स्थापना इन्होंने करवाई थी, ठीक है। और ये 4 मठ है कहाँ पर, ये भी देख लेते हैं। जैसे जोशी मठ, कहाँ पर है ये जोशी मठ? ये है उत्तराखंड में, ठीक है ना, इसके बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद में द्वारिका मठ, ये गुजरात में, जैसे कि द्वारका के नाम से आप जानते हैं, तो ये गुजरात में है। फिर पुरी मठ, पुरी से आप जानते होंगे, पुरी कहाँ पर है? जगन्नाथपुरी, ये उड़ीसा में है। तो ये उड़ीसा में है, ठीक है। उसके बाद में श्रृंगेरी मठ, ये है कर्नाटका में, ठीक है ना, ये कर्नाटक में है, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप याद कीजिएगा, ठीक है। आदि शंकराचार्य जी ये हिंदू धर्म के बहुत ही ज्यादा इन्होंने एक प्रकार से पथ प्रदर्शन किए थे, और इसलिए उन्होंने ये 4 मठों का निर्माण करवाया था, ठीक है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ अनअकैडमी के बारे में। अनअकैडमी लाया है आपके लिए फ्री प्लान, जिसमें आपको MP के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का सुनहरा मौका मिलेगा। उसी के साथ में आपको मिलेगा 500 से ज्यादा फ्री लाइव एक्सेस
लाइव डाउट क्लियरिंग के साथ में, और 20,000 से ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस, फ्री मॉक टेस्ट और उनके एनालिसिस और भी बहुत कुछ। तो फ्री प्लान एक्सेस करने के लिए डाउनलोड करें अनअकैडमी का ऐप आज ही और यूज करें मेरा रेफरल कोड हरदयाल कुशवाहा, जो कि रेड कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है। दोस्तों, एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज है। अगर आप एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी अब सबके लिए लेकर आया है 5 दिन का फ्री एमसीक्यू फेस्टिवल। ये होगा 23 जनवरी से लेके 27 जनवरी तक। इसमें होंगे हर दिन 50 से ज्यादा लाइव सेशंस बाय टॉप एजुकेटर्स, और इसमें पूरा सिलेबस कवर होगा एमपीपीएससी प्रीलिम्स और अदर एग्जाम्स का। दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा चांस है अपनी प्रिपरेशन को बाकियों से आगे बढ़ने का। इसको मिस ना करें और आज ही एनरोल करें फ्री एमसीक्यू फेस्टिवल्स में। क्या आप अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए मॉक टेस्ट ढूंढ रहे हैं तो अनअकैडमी लेकर आया है एमपीपीएससी प्रीलिम्स की फुल लेंथ टेस्ट। इसमें आपको मिलेंगे 50 से ज्यादा लाइव मॉक टेस्ट और एक्सेस मिलेगा 20 से ज्यादा फुल लेंथ मॉक टेस्ट का, जो कि पिछले महीने ही लाइव हुए हैं। यही नहीं, टॉप 3 रैंकर्स को मिलेगा अनअकैडमी का 1 मंथ फ्री सब्सक्रिप्शन प्लान। तो आज ही अपनी जीत की तैयारी दर्ज करें अनअकैडमी के साथ। तो आइए जान लेते हैं अनअकैडमी के प्लस बैचेस के बारे में, जो कि आपकी हर जरूरत के लिए परफेक्ट हैं। जी हाँ दोस्तों, अब अनअकैडमी के साथ में आप अपने प्रिपरेशंस के जरूरत के अनुसार बैच ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 की सिलेक्शन पक्की कर सकते हैं। ये सारे बैचेस बहुत ही जल्दी शुरू हो रहे हैं और आप अपनी प्रिपरेशन में जहां पे भी हैं वहां से आपको बहुत मदद करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं इन सभी कोर्सेज के बारे में। जो भी प्रीलिम्स 2020 क्लियर करना चाहते हैं ध्यान से सुने, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। आपकी तैयारी के लिए अनअकैडमी लेके आया है 60 डेज का क्रैश कोर्स। इस रिवीजन बैच में होगा लाइव थ्योरी रिवीजन दिन में, और रात में होगा लाइव एमसीक्यू रिवीजन बाय सेम एजुकेटर्स। दूसरा बैच होगा डेली सब्जेक्टिव वाइज एमसीक्यू लाइव रिवीजन हर दिन। इन दोनों बैचेस में आपको 20 से ज्यादा फुल मॉक टेस्ट मिलेंगे और पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे। आप अपनी तैयारी के हिसाब से कोई भी बैच से पढ़ सकते हैं। अगर आप एमपीपीएससी की तैयारी शुरू कर रहे हैं और डेडिकेटेड गाइडेंस चाहते हैं तो आपको मैं फाउंडेशन बैच फॉर एमपीपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस के लिए रिकमेंड करूंगा, जो स्टार्ट हो रहा है 26 जनवरी को। ये 10 मंथ का कोर्स है। इसमें आपको मिलेगी लाइव एक्सेस विद टॉप एजुकेटर्स, पीडीएफ रिवीजन नोट्स और वीकली मेगा क्विज। इन सभी कोर्सेज के लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। अनअकैडमी पर आप एक ही सब्सक्रिप्शन में पा सकते हैं सभी कोर्सेज का एक्सेस। अब एक एमपीपीएससी का सब्सक्रिप्शन और सारे कोर्सेज आपके मोबाइल में। क्या आप रिवीजन कर रहे हैं और अपना रिवीजन अपनी स्पीड में करने के लिए आप रिकॉर्डिंग रिवीजन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। संपूर्ण ज्ञान में आपको सारे रिकॉर्डेड रिवीजन सेशंस मिलेंगे जिनमें आप अपने पेस के हिसाब से पढ़ सकते हैं डाउट क्लियरिंग के साथ में। और संकल्प बैच में आपको मिलेगा डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग आपके रिवीजन को बूस्ट करने के लिए। रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए आज ही ज्वाइन करें इस सारे बैचेस को। जिन लोगों ने प्रीलिम्स 2020 क्लियर कर लिया है उन सभी को मेरी तरफ से मैनी कंग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाई। अब आप अपने मेंस की तैयारी में बिल्कुल भी चूक ना करें। आप लोगों के लिए अनअकैडमी लेकर आया है स्वप्न पूर्ति बैच, जिसमें आपको 35 दिनों में एमपीपीएससी मेंस की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी विद डेडिकेटेड आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के साथ। तो आज ही अपनी सफलता की सीढ़ी को एक कदम और आगे बढ़ाएं अनअकैडमी के साथ में। अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए बस आपको प्ले स्टोर पर जाना है और अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है। इसमें आप अपना गोल एमपीपीएससी और व्यापम को चूज करना है और प्लस कोर्सेज में जाकर अपने मनचाहे बैचेस को एनरोल करना है और फिर बाद में गेट सब्सक्रिप्शन का जो बटन है उसको क्लिक करना है। इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट पाने के लिए मेरा रेफरल कोड, जो कि रेड कलर में कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है हरदयाल कुशवाहा, उसको एंटर करना है। तो देर किस बात की है दोस्तों, आज ही डाउनलोड करें अनअकैडमी का लर्निंग ऐप और एमपीपीएससी एंड व्यापम क्रैक करने के लिए तैयार हो जाएं। लेट्स क्रैक इट। आ गया आपके सामने। अशोक के द्वितीय शिलालेख में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? चोल, सातवाहन, पांड्यन या फिर सतीपुत्र। तो इसका सही उत्तर है वो कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है सातवाहन। सातवाहन जो वंश है उसका उल्लेख अशोक के द्वितीय अभिलेख में नहीं है। बाकी चोल, पांड्यन और सत्यपुत्र इन तीनों का उल्लेख है। और इन्होंने जो सम्राट अशोक थे, इन्होंने अपने शिलालेख में वर्णित किया है कि मैंने इसमें अलग अलग
दक्षिण सीमाओं में जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए यहाँ पर ये सब चीजें भेजी थी इन्होंने, ठीक है ना, इसमें जिसमें कि अलग अलग लोगों को भेजा था, तो जिसमें कि जो राज्य शामिल थे, तो ये तमिल राज्य थे, ये पूरे दक्षिण के राज्य थे पूरे, चोल भी, पांड्यन और सतीपुत्र भी, ठीक है ना। और इसके बाद में एक और था, वो था केरल पुत्र, केरल पुत्र क्षेत्र भी था, और ठीक है ना, और था ताम्रपाणी, ताम्रपाणी क्षेत्र, जो कि कहाँ का था, लंका का, ठीक है ना। लंका, लंका में भी इसने अशोक ने भेजे थे। तो ये अलग अलग जगह पर धर्म प्रचारक के रूप में लोगों को भेजा था, लेकिन सातवाहन का उसमें उल्लेख नहीं मिलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, विदेशी राजा जिसने समुद्रगुप्त से अनुरोध किया था कि उसे भारत में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी जाए, तो वह कौन था? महेंद्रदेव वर्मन, मेघवर्मन, यशोवर्मन या फिर शशांक वर्मन? तो इसका सही उत्तर कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है मेघवर्मन। मेघवर्मन ने समुद्रगुप्त से ये अनुरोध किया था, तो इसका ये सही उत्तर है। और ये कहाँ का था मेघवर्मन, बताइए? ये था लंका का, ठीक है ना, लंका था, लंका का था। और इसने बौद्ध विहार बनाने की परमिशन समुद्रगुप्त से मांगी थी। समुद्रगुप्त जो कि भारत का नेपोलियन कहा जाता है इसको, ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए, भारत का नेपोलियन, क्योंकि इसने नेपोलियन की तरह पूरे भारत पर विजय प्राप्त की थी। और समुद्रगुप्त जो कि गुप्त डायनेस्टी से संबंधित है, यानी कि गुप्त साम्राज्य का था ये, ठीक है, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया, दिल्ली का वह प्रथम शासक कौन था जिसने कि गैर इस्लामिक प्रथाओं का प्रचलन प्रारंभ किया था? बलबन, इल्तुतमिश, शेर शाह या फिर अकबर? तो इसका सही उत्तर कौन सा है, बताइए? विच वन इज द करेक्ट आंसर? कौन सा वो शासक था जिसने कि गैर इस्लामिक प्रथाओं का प्रचलन चालू किया था? तो उसका आंसर है ए, बलबन, ठीक है ना, ये इसका सही उत्तर है। बलबन ने ही गैर इस्लामिक प्रथाओं का की शुरुआत की थी, ठीक है ना। क्लियर हो गया? चलिए, और बलबन जो था ये किस वंश का था? ये था गुलाम, ठीक है ना, ये पता होना चाहिए। स्लेव डायनेस्टी का था ये। स्लेव डायनेस्टी की शुरुआत कब हुई थी? 1206 में हुई थी, ठीक है ना, और 1290 तक चली थी ये, ठीक है ना। स्लेव डायनेस्टी 1206 से 1290 तक। शुरुआत किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी शुरुआत की थी। और ये कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का ये गुलाम था। मोहम्मद गौरी इसको अपने साथ लेके आया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया, मुगल एवं मेवाड़ के राणाओं के मध्य में चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासनकाल के समय हस्ताक्षरित हुई थी? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या फिर औरंगजेब? तो इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है जहांगीर, ठीक है ना। मुगल जो शासक जहांगीर था उसके समय में, ठीक है ना, मेवाड़ के जो राणा थे उनके साथ में ये हस्ताक्षर किए गए थे संधि पर, ठीक है। और ये संधि जो मेवाड़ की राणा थे, राणा अमर सिंह के साथ में ये संधि हुई थी, ठीक है। और उसमें इन्होंने जहांगीर के साथ में ये संधि की थी, और इसका जो समय था ये 1615 था। 1615 ईस्वी में ये संधि हुई थी। और इस संधि के बाद में जो अकबर के समय में जितना भी रियासत, जो भी क्षेत्र मुगलों ने अपने कब्जे में लिया था, तो वो पूरा का पूरा कब्जे का जो हिस्सा था, जो जगह थी, ठीक है ना, वो समस्त भूभाग जो कि चित्तौड़ का था, ठीक है ना, चित्तौड़ का था, उस पूरे के पूरे भूभाग को वापस लौटा दिया था, जो कि मुगल के अधिपत्य में था, ठीक है ना। ये संधि हुई थी, ये याद रखिएगा, राणा अमर सिंह के साथ में हुई थी 1605 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया, भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था? मद्रास में, मुंबई में, अलीगढ़ में या फिर कलकत्ता में? तो इसकी सही उत्तर क्या है? विच वन इज द करेक्ट आंसर? तो वो है कलकत्ता। पहला मदरसा
अंग्रेजों ने कलकत्ता में स्थापित किया था और इसकी स्थापना हुई थी 1781 में। और उस समय भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है ना, वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग थे उस टाइम के गवर्नर जनरल। उन्होंने ही 1781 ईस्वी में कलकत्ता में इस मदरसे की स्थापना की थी। और इस मदरसे में कौन कौन सी भाषा में पढ़ाई होती थी? एक तो होती थी फारसी में, ठीक है, दूसरी अरबी में होती थी, और तीसरी मुस्लिम लॉ पढ़ाया जाता था, ठीक है ना, मुस्लिम लॉ पढ़ाया जाता था इसमें। तो तीनों भाषा में इसका अध्ययन होता था। और उसके बाद में यहाँ से जितने भी ग्रेजुएट निकलते थे इस मदरसे से, ठीक है ना, वो सब ब्रिटिश राज के दौरान एक ट्रांसलेटर का काम करते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित में से कौन सा कथन रंपो विद्रोह के विषय में असत्य है? पहला, ब्रिटिश जंगल नीति के विरुद्ध यह गरीब जनजातियों का आंदोलन था। दूसरा, रामो राजू इसके नेता था। या फिर तीसरा, इसको दबाने के लिए अंग्रेजों ने सेना का सहारा नहीं लिया था। या फिर आखिरी, अंग्रेजों द्वारा रामो राजू इस विद्रोह में मारा गया था। तो इसका सही उत्तर कौन सा है, यानी कि कौन सा कथन गलत है? तो इसका सही उत्तर है, यानी कि कौन सा कथन इसमें असत्य है, तो वो है सी, ठीक है ना, इसको दबाने के लिए अंग्रेजों ने सेना का सहारा नहीं लिया था। तो ये गलत है, ठीक है ना, मतलब इसमें अंग्रेजों ने इस विद्रोह को दबाने के लिए सेना का सहारा लिया था और ये विद्रोह काफी समय तक चला था, ठीक है ना। और इसमें जो ये विद्रोह हुआ था, ये जो उपनिवेश हुआ था, ठीक है ना, उपनिवेश के शासन का के विरोध में ये पूरा का पूरा विद्रोह, रंपा विद्रोह चला था। और ये काफी लंबे समय तक, ठीक है ना, 1879 से लेके, ठीक है ना, 1920 से लेके 22 तक, ठीक है ना, लगातार इतने समय तक ये चलता रहा। और शुरुआत में काफी अच्छा था, बाद में धीमे धीमे करके छुटपुट तरीके से ये ढंग में चलता रहा था। बाकी के तीनों सही हैं इसमें, ठीक है ना। इसमें जनजातीय आंदोलन था, इसमें जो नेता थे वो रामा राजू नाम के एक नेता था इसमें, और इसमें ये इसकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन था, होम रूल आंदोलन का मुख्य ध्येय क्या था? ब्रिटिश शासन को भारत से हटाना, या फिर स्वतंत्रता की लड़ाई हेतु हिंदू मुस्लिम एकता बनाए रखना, या फिर भारतीयों को अपना तथा स्वतंत्र शासन भारत में स्थापित करना, या फिर भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर में स्वशासन प्राप्त करना। तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी, ठीक है ना। होम रूल का मतलब ही आप समझ सकते हैं, होम रूल मतलब घर का शासन, वो भी ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए, ठीक है ना, ये इसका मुख्य उद्देश्य था, ठीक है ना। और इसमें जो मुख्य आंदोलनकारी थे, यानी कि इस उद्देश्य में जो मेन मुख्य नेता थे वो कौन कौन थे? वो थे दो नेता, एक तो बाल गंगाधर तिलक थे, बाल गंगाधर तिलक, ये ध्यान रखना है आपको। और दूसरी कौन थी? एनी बिसेंट, एनी बिसेंट। इन दोनों ने ही होम रूल पार्टी की स्थापना की थी, ठीक है। तो ये दोनों ही मुख्य नेता इस आंदोलन के थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया, भारत के निम्न में से कौन से क्षेत्र में उच्च तीव्रता का भूकंपीय मेखला में नहीं आता, यानी कि कौन सा क्षेत्र है जो कि उच्च तीव्रता भूकंपीय मेखला में नहीं शामिल है? उत्तराखंड, कर्नाटक पठार, कच्छ, या फिर हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही उत्तर कौन सा है? तो सही उत्तर है कर्नाटक का जो पठार का क्षेत्र है वो इस क्षेत्र में नहीं आता है। अगला क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित भारतीय नदियों में से कौन सी एस्चुरी बनाती है, यानी कि एस्चुरी का निर्माण कौन सी नदी करती है? गोदावरी, कावेरी, ताप्ती, या फिर महानदी। तो इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है ताप्ती नदी। सिर्फ यही एक नदी है इन ऑप्शंस में जो कि एस्चुरी का निर्माण करती है, बाकी की कोई भी एस्चुरी का निर्माण नहीं करती, ये सब डेल्टा का निर्माण करती है, ठीक है ना, डेल्टा, ठीक है, ये सब डेल्टा का निर्माण करती हैं। गोदावरी जो कि कहाँ से निकली है, ये निकली है नासिक से। नासिक में कहाँ से? नासिक में त्र्यंबकेश्वर से निकली है, ठीक है ना। कावेरी नदी ये कर्नाटक से है, ठीक है ना, कर्नाटक राज्य की नदी है ये। और महानदी ये छत्तीसगढ़ की नदी है, छत्तीसगढ़ में रायपुर, ठीक है ना, रायपुर से ये निकली है। और ये तीनों जो नदियां हैं, ये तीनों नदियां बंगाल की खाड़ी में, ठीक है ना,
बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती हैं तीनों नदियां, और जो ताप्ती नदी है ये अरब सागर में गिरती है, ठीक है ना, अरब सागर में जाके गिरती है खंबात की खाड़ी में, ठीक है ना। यही एक नदी है जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है इस ऑप्शन में, ठीक है ना। बाकी ये दक्षिण की ओर जाती है नदियां, महानदी भी है, गोदावरी और कावेरी नदी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया, जादूगोड़ा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? लोहा एस के लिए, मैग्नीज के लिए, सोना या फिर यूरेनियम? तो इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है यूरेनियम। जादूगोड़ा यूरेनियम की माइन है, यूरेनियम की खदान है, ठीक है ना। और ये कहाँ पर है, किस राज्य में है ये है झारखंड में, झारखंड के क्षेत्र में आती है, और ये आती है झारखंड में सिंह भूमि, जो पूर्वी सिंह भूमि है, ठीक है ना, वहां पर स्थित है ये, और वहां से यूरेनियम निकाला जाता है। सबसे पहले यहाँ पे यूरेनियम की शुरुआत हुई थी निकालने की 1967 से, ठीक है ना। और उसके बाद में अभी तक टिल टिल ये 200 मेगा टन 200 मेगा टन यहाँ से यूरेनियम निकाला जा चुका है, ठीक है ना, इसका उत्पादन हो चुका है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, पोर्ट ब्लेयर के समीप की प्रसिद्ध ब्लेयर प्रवाल भित्ति किस कारण से मृत्यु हो रही है, यानी कि मर रही है? अत्यधिक मत्स्यायन के कारण, अत्यधिक जहाज रानी के कारण, या फिर भूमंडलीय ऊष्मा के कारण, लकड़ी के बुरादे के अत्यधिक क्षेपण के कारण? तो इसका सही उत्तर क्या है? तो वो है अत्यधिक मत्स्यायन के कारण, यानी कि सबसे अधिक मछली पालन होने के कारण यहाँ पर जो प्रसिद्ध ब्लेयर प्रवाल भित्ति है वो यहाँ पर खत्म हो रही है। अगला क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित नदी घाटी परियोजना में से किसी एक का लाभ एक से अधिक राज्यों से प्राप्त होता है? तो बताइए कौन सी है? चंबल घाटी परियोजना, मयूराक्षी परियोजना, शरावती परियोजना या फिर हीराकुंड परियोजना? तो इसका उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है चंबल घाटी परियोजना, जिससे कि लाभ अपन को एक से अधिक राज्यों से प्राप्त होता है। ये 2 राज्यों में है चंबल घाटी परियोजना, कौन कौन सी? एक तो मध्य प्रदेश और दूसरा राजस्थान, 2 राज्यों में है। दोनों राज्यों में 3 बांध बनाकर यहाँ पर ये चंबल घाटी परियोजना संचालित की जा रही है। वो 3 बांध कौन कौन से हैं? एक तो है गांधी सागर बांध जो कि मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में कहाँ पर है ये मध्य प्रदेश में है मंदसौर में। और दूसरा जो है वो है राणा प्रताप सागर बांध, ठीक है ना, ये याद रखना है बिल्कुल, क्योंकि ये भी क्वेश्चंस बनते हैं। राणा प्रताप सागर बांध, और ये कहाँ पर है? ये है कोटा में, ठीक है ना। और तीसरा है जवाहर सागर बांध, ठीक है, तीसरा जो है वह है जवाहर सागर बांध। ये कहाँ पर है? ये चित्तौड़ में है, ठीक है ना, चित्तौड़गढ़ में ही। 3 बांध बनाकर यहाँ पर जल विद्युत परियोजना चलाई जा रही है और साथ में सिंचाई भी की जा रही है, दोनों के लिए उपयोग हो रहा है, ठीक है। तो सबसे अधिक लाभ इसी से मिल रहा है। बाकी की ये तीनों परियोजना है ये अलग अलग क्षेत्रों में। एक तो मयूराक्षी परियोजना है जो कि कहाँ पर है, ये पश्चिम बंगाल में है, ठीक है ना, वेस्ट बंगाल में है ये, ठीक है। और शरावती परियोजना ये कर्नाटक की है, ठीक है, याद रखिएगा ये कर्नाटक की। और हीराकुंड परियोजना, ये हीराकुंड डैम कहाँ पर है? उड़ीसा में है ना, तो ये उड़ीसा की है, ठीक है। ये 3 परियोजना है अलग अलग, लेकिन ये दोनों एक से अधिक राज्यों में है, ये वाली चंबल घाटी परियोजना मध्य प्रदेश और राजस्थान में, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो गया, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र मृदा अपरदन यानी कि इरोजन से अत्यधिक प्रभावित है? मालवा का पठार, उत्तर प्रदेश की तराई क्षेत्र, या फिर आंध्र का तटीय क्षेत्र, या फिर चंबल घाटी? तो इसका सही उत्तर है डी, चंबल घाटी। चंबल घाटी का जो क्षेत्र है वो अत्यधिक मृदा अपरदन से प्रभावित है, यानी कि इरोजन से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो मिट्टी है वो पूरी की पूरी चंबल नदी, ठीक है ना, चंबल नदी के प्रभाव से यहाँ पे पूरा मृदा अपरदन यानी कि मिट्टी खिसक रही है यहाँ पर। तो सबसे अधिक क्षेत्र चंबल घाटी का क्षेत्र है, उसमें सबसे ज्यादा प्रभावित जिले कौन से हैं? एक तो है श्योपुर, ठीक है ना, मध्य प्रदेश का, दूसरा है मुरैना, ठीक है ना, और भिंड। ये तीनों जो चंबल घाटी के तीनों जिले हैं, इन तीनों ही जिलों में सबसे ज्यादा मृदा अपरदन है, क्योंकि ये चंबल नदी इसी के बाजू से पूरी गुजरी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित राज्यों में से उस राज्य को चुनिए जिसमें कि सर्वाधिक संख्या में वन्य जीव अभ्यारण्य यानी कि नेशनल पार्क और अभ्यारण्य सेंचुरी हैं। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश या फिर पश्चिम बंगाल? तो इसका सही उत्तर कौन सा है? तो वो है मध्य प्रदेश। सबसे अधिक अगर कहीं पे नेशनल
पार्क और सेंचुरी हैं तो वो मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर टोटल जो अभ्यारण्य हैं वो कितने हैं? वो 31 अभ्यारण्य हैं यहाँ पर, और नेशनल पार्क कितने हैं? 11 हैं। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। नेशनल पार्क है ये 11, और अभ्यारण्य कितने हैं? ये सेंचुरी जो कि 31 हैं, सबसे अधिक। ठीक है ना, सबसे हरा भरा प्रदेश मध्य प्रदेश, सबसे अधिक अगर जंगल कहीं पे, सबसे अधिक वन क्षेत्र कहीं पे है तो वो मध्य प्रदेश में है। इस कारण से यहाँ पर सबसे अधिक नेशनल पार्क भी है और सबसे अधिक अभ्यारण्य है। सबसे अधिक नदियां कहीं पे ही है तो वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को बोलते हैं नदियों का मायका। सबसे अधिक नदियां पाई जाती हैं मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो ये हुआ इसका सही आंसर। ठीक है, इसको आप याद कर लीजिएगा, करेक्ट है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित शैल तंत्रों में से कौन सा भारत का कोयला निश्चय डिपोजिटम, ठीक है ना, का प्रमुख स्रोत है? यानी कि कोयला सबसे अधिक कौन से तंत्र से मिलता है? धारवाड़ तंत्र, गोंडवाना तंत्र, कोडप्पा तंत्र या फिर विंध्य तंत्र? तो इसका सही उत्तर कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है गोंडवाना तंत्र। ठीक है ना, भारत में जो कोयला अगर कहीं से मिलता है तो गोंडवाना तंत्र से सबसे अधिक कोयला निकाला जाता है। 98% जो कोयले का निष्कासन होता है, उत्पत्ति होती है, निकाला जाता है, वो गोंडवाना तंत्र से निकाला जाता है। और इस क्षेत्र का जो विस्तार है वो 90,000 किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में इसका विस्तार है। ठीक है ना, ये भी आपको याद रखना है, 90,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक का क्षेत्र है ये। अगला क्वेश्चन आ गया, सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित जो दूरबीन वेधशाला है वो किस कंट्री की है? कोलंबिया में है, भारत में है, नेपाल में है या स्विट्जरलैंड में है? तो बताइए इसका आंसर क्या है? तो वो है इंडिया। इंडिया की जो वेधशाला है, दूरबीन वेधशाला, वो सबसे अधिक ऊंचाई पर है। ठीक है, तो इसकी ऊंचाई है अगर देखा जाए तो इसकी ऊंचाई 4,500 मीटर है। सबसे अधिक ऊंची ये वेधशाला है। और ये कहाँ पर इसको डिपॉजिट मतलब बनाया जा रहा है, स्थापित किया जा रहा है? ये लद्दाख, लद्दाख में स्थित है एक पर्वत चोटी। कौन सी? सरस्वती। ये आपको याद होना चाहिए। सरस्वती जो पर्वत चोटी है उस पर इसको बनाया जा रहा है। और सरस्वती चोटी पर एक हैनले गांव है, ठीक है ना, वहां पर ये सबसे ऊंची दूरबीनशाला बनाई जा रही है। ठीक है ना, ये समुद्र तल से 4,500 ऊंची जो ऊंचाई पर स्थित है। ये अगर इसको फीट में देखा जाए तो ये 14,800 फीट ऊंची है। ठीक है, और इसको जो बेंगलुरु के भौतिक संस्थान है, ठीक है ना, बेंगलोर के भौतिक संस्थान द्वारा इसको स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया, भूमध्य रेखा के निकट किस तरीके के वन पाए जाते हैं? पतझड़ी वन, शंकुधारी वन, घास स्थल के वन या उष्ण कटिबंधीय वन? तो विषुवत रेखा के पास में जो वन पाए जाते हैं वो उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो तापमान होता है वो उच्च तापमान होता है और यहाँ पर वर्षा भी सबसे अधिक होती है। ठीक है ना, उच्च तापमान होने के कारण, अत्यधिक वर्षा होने के कारण यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए अगला क्वेश्चन आ गया, और इस वीडियो का ये आखिरी क्वेश्चन है, 30वां। डेक्कन वर्ष पर्वत कहाँ पर है? बोत्सवाना में, नामीबिया में, दक्षिण अफ्रीका में या फिर जाम्बिया में? तो इसमें से जो ऑप्शन है वो कौन सा सही है? तो वो है दक्षिण अफ्रीका। दिस इज द करेक्ट आंसर। दक्षिण अफ्रीका में स्थित है ये डेक्कन वर्ष पर्वत। अच्छा, ये दक्षिण अफ्रीका के साथ साथ एक और कंट्री है, 2 कंट्रियों में ये फैला हुआ है। ठीक है ना, और दूसरे का नाम है लेसोथो। ठीक है, लेसोथो कंट्री है। तो ये 2 कंट्रियों में ये फैला हुआ है और दोनों में ही ये स्थित है। ठीक है ना, और ये दक्षिण अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है ना, डेक्कन वर्ष जो है दक्षिण अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई है 3,482 मीटर। ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए, और ये 2 देशों में है, दक्षिण अफ्रीका में भी है और लेसोथो में भी है। ठीक है, तो ये थे पूरे 30 क्वेश्चंस जो कि मैंने आपके सामने इसका पूरा एनालिसिस रखा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक करें और साथ में वीडियो को शेयर भी करें, जिससे कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो कि एमपीपीएससी 2020 की तैयारी कर रहे हैं वो सब मेरे इस वीडियो को देख पाएं और ज़्यादा से ज़्यादा जो फर्स्ट पेपर का
जी के पार्ट है वो कवर कर पाएँ। लगातार सीरीज से बने रहने के लिए मेरा चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट सब्सक्राइब कर लें ऑल नोटिफिकेशन के साथ में, जिससे कि आपको जितने भी वीडियोज़ हैं, वो सारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल पाएँगे। तो याद रखिएगा, ऑल का जो रेडियो बटन है उसको सेलेक्ट करने के बाद में ही आपको सब्सक्राइब करना है। तो इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो सही समाप्त करता हूँ। अगला वीडियो लेके फिर आपको कल हाज़िर होऊँगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।